वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। मैं हूं सीए कविता और आज हम डिस्कस करेंगे ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो आईटीआर फाइल करते टाइम जनरली आप लोगों से हो जाती है। ध्यान रखिएगा, इस बार एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए क्योंकि आईटीआर के फॉर्म्स के अंदर बहुत बड़े बड़े बदलाव आए हैं। अगर एक भी मिस्टेक आपकी छूट गई तो आप लोगों के पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है या आपकी आईटीआर जो है आईटीआर डिफेक्टेड हो सकती है। तो हमें इस बार एक भी मिस्टेक अपनी नहीं करनी है आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे। सबसे पहली और सबसे जनरल मिस्टेक जो लोग कर देते हैं वो करते हैं जी आईटीआर फॉर्म गलत चूज कर लेते हैं। आपको आईटीआर फॉर्म चूज करते टाइम बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप करेक्ट आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करें। कौन सा आईटीआर फॉर्म आप लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होता है उसको कंप्लीटली एक बार स्टडी कर लेना और उसके बाद आप अपना आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फेक और अनसपोर्टिव डिडक्शंस, आईटीआर 1 वाले जो पर्सन है जो आईटीआर 1 फाइल करते हैं यानी कि सैलरीड पर्सन बहुत ज्यादा डिडक्शंस दिखा देते थे। पहले एटीसी में डिडक्शन दिखा दी, डी में दिखा दी, डोनेशन दिखा दी। अब आपने कोई भी फेक डिडक्शन नहीं दिखानी है, फेक डिडक्शन से बचना है। रीजन, अगर आप कोई भी डिडक्शन दिखा रहे हो, फॉर एग्जांपल एटीसी में आप डिडक्शन दिखा रहे हो तो आप लोगों से पूछेगा एटीसी में कौन से टाइप की डिडक्शन है, क्या आप इंश्योरेंस ले रहे हो, क्या आप कोई पीएफ के अंदर पैसा जमा करवा रहे हो। जो भी रीजन है वो रीजन भी आपसे पूछेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला जी मैंने लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है तो वो लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी नंबर तक आपसे मांगेगा। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि पिछली बार की तरह जैसे एटीसी में हम 1,50,000 डाल देते थे और आगे चल देते थे। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपसे कंप्लीट डिटेल मांगेगा कि भैया डॉक्यूमेंटेशन के प्रूफ बताओ, आपका पॉलिसी नंबर क्या है। एटीडी में भी मांगेगा आपसे, अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस है तो पॉलिसी नंबर होगा। प्रोविडेंट फंड के अंदर आपने पैसा रखा हुआ है तो वहां से आपसे डिटेल मांगेगा कि प्रोविडेंट फंड अकाउंट का नंबर दे दो, कौन सी डेट को पैसा जमा हुआ था, कितना बैलेंस है, हर एक डिटेल। अब वो एटीसी, एटीडी, एटीजी से रिलेटेड भी डिटेल मांगी जा रही है। एटीजी से रिलेटेड मैम क्या डिटेल मांगी जा रही है, एटीजी के अंदर आपसे स्पेसिफिकली पूछेगा कि अगर आपने डोनेशन दी है, अगर डोनेशन आप लोगों ने दी है तो किस पर्सन को दिया, उसका पैन बताइए, डेट बताइए, बैंक में गई या कैश में गई, ये कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों से इस बार आईटीआर फॉर्म के अंदर मांगी जा रही है। ओल्ड टैक्स रिजीम अगर आपने ऑप्ट किया है और डिडक्शंस अगर आप दिखा रहे हो तो कोई भी फेक डिडक्शन दिखाने का चांस ही नहीं है। क्योंकि अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी नंबर दे दिया, कंपनी का नाम बता दिया और डिपार्टमेंट ने अगर कंसल्ट कर लिया कंपनी से, डिपार्टमेंट ने अगर कंसल्ट कर लिया ना कंपनी से वही डॉक्यूमेंट नंबर से और वो डॉक्यूमेंट नंबर आपका नहीं निकला तो सीधा आपके घर पे नोटिस आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, फेक डिडक्शन से इस बार बच के चलना है, फेक डिडक्शंस नहीं दिखानी है आप लोगों को। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 26 एएस में, एआईएस में, टीआईएस में जितनी भी इंफॉर्मेशन आई हुई है, 26 एएस में आप लोगों की इंफॉर्मेशन आती है कि आप लोगों की किस किस इनकम पे टीडीएस जो है वो डिडक्ट हुआ है, क्लियर, टीसीएस जो है वो कलेक्ट हुआ है। तो उन सबको अपनी आईटीआर में आप लोगों ने कंसीडर करना है और राइट हेड के साथ कंसीडर कीजिएगा। जैसे अगर 194 के अंदर टीडीएस है तो उसे रेंटल इनकम के हिसाब से ही दिखाना है, कमीशन इनकम है तो कमीशन इनकम के हिसाब से ही दिखाना है। अब वो देख लेना कि वो आपकी जो कमीशन इनकम है क्या वो अदर सोर्सेज की इनकम है या आपका मेन काम ही वही कमीशन से रिलेटेड है। राइट एवरीवन, एआईएस, टीआईएस, उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है, एसएफटी की ट्रांजैक्शंस है उसको भी कंसीडर कर लेना। ध्यान रखिएगा, अगर एसएफटी ट्रांजैक्शंस के तहत बहुत ज्यादा कैश आप लोग डिपॉजिट करवा रहे हो तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि बहुत ज्यादा कैश डिपॉजिट है तो किस तरीके से अपने आईटीआर में उसको मैनेज करना है। क्योंकि अगर कैश डिपॉजिट ज्यादा आ गया ना तो इस बात को अच्छे से समझ लो, आईटीआर की नजर, आईटीआर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर आप लोगों पे है। देखो कैश डिपॉजिट है, एआईएस के अंदर रिफ्लेक्ट कर गया, आपने आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे उसको कंसीडर नहीं किया, चाहे वो सैलरीड पर्सन है, बिजनेस है या कोई अदर आपकी इनकम है, कोई मर्जी इनकम हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना कैश डिपॉजिट हुआ, जितना एसएफटी एआईएस के अंदर रिपोर्टिंग आई वो सब आपको देखनी है अपनी आईटीआर फाइल करते टाइम। सेकेंडली, जो आप लोग इग्नोर कर जाते हो, अगर किसी पर्सन के पास जीएसटी नंबर है, ठीक है, उसकी जो जीएसटी की टर्नओवर है उसी के अकॉर्डिंग ही आईटीआर की टर्नओवर जानी चाहिए। ध्यान रखिएगा, जीएसटी में तो आप टर्नओवर दिखा रहे हो मेरी टर्नओवर 50 लाख है, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो तो दिखा रहे हो 45 लाख है, तो इन दोनों का रिकंसिलेशन तो रह गया ना। तो आप लोगों को उनका रिकंसिलेशन और कंसीडर कर लेना है, एक्चुअल टर्नओवर आपकी कितनी है। अगर आपकी टर्नओवर 50 लाख है जीएसटी रिटर्न में, लेकिन आपने देखा कि ठीक है जीएसटी का हमने क्या किया था, कुछ एक सेल रिटर्न हमारे पास आ गई थी लेकिन हम रिकॉर्ड करना भूल गए,
क्रेडिट नोट इशू करना भूल गए तो जीएसटी में याद से क्रेडिट नोट इशू कर लेना, या फिर जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो आप टर्नओवर अपनी दिखा रहे हो उसको रिकंसाइल करना जीएसटी के साथ, और उसी के अकॉर्डिंग आपने आईटीआर के अंदर अपनी जो टर्नओवर है वो दिखा देनी है। ऐसा नहीं है कि बुक्स कुछ और बोल रही है, जीएसटी कुछ और बोल रहा है और आईटीआर कुछ और बोल रही है। आपका हर एक डॉक्यूमेंट सेम बात बोलना चाहिए, तभी आपके डॉक्यूमेंटेशन परफेक्ट होगी। ठीक है, कोई भी फॉरेन इनकम आ रही है, डिविडेंड आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, टीडीएस इनके ऊपर जब भी डिडक्ट हो रहा है वो आपको मेंशन करना है। टीडीएस किसी भी इनकम के ऊपर डिडक्ट होगा 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट करेगा। और हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपका टीडीएस जो है वो डिडक्ट हुआ, किसी भी XYZ इनकम पे आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ, लेकिन सामने वाले ने ये टीडीएस डिपॉजिट नहीं किया, तो जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जितना टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ है वो एक बार रिकंसाइल कर लेना कि सारा का सारा डिपॉजिट हुआ या नहीं हुआ, उसके बाद ही रिटर्न फाइल कीजिएगा। यह हो सकता है आपने कोई प्रॉपर्टी जो है वो सेल की हो, सामने वाली पार्टी ने आपका टीडीएस डिडक्ट किया हो सेल ऑफ प्रॉपर्टी पे, तो वो भी आप रिफ्लेक्ट देख लेना कि 26 ईयर्स में हुआ है या नहीं हुआ। नेक्स्ट, ये मैंने ऑलरेडी पॉइंट ऊपर कवर कर दिया कि अगर जीएसटी रूल्स वायलेट ना हो रहे हो, यानी जो जीएसटी के टर्नओवर है और जो आईटीआर की टर्नओवर है उसमें कोई भी मिसमैच नहीं आना चाहिए, अदरवाइज कल को स्क्रूटनी का केस उठने का चांस हो जाएगा, कल को केस उठ सकता है। ये केस आपका सिर्फ आईटीआर में नहीं उठेगा, ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स में नहीं उठेगा, ये केस आपका जीएसटी में भी उठेगा। जीएसटी वालों का डाटा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का डाटा आपस में मैच होता है। देखो अब क्या है, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है, एआई का जमाना है, ऑटोमेटिकली ये सारा डाटा जो है वो मैच कर दिया जाता है। इसीलिए अगर कोई भी मिसमैच है तो अभी से उसको रिकंसाइल कर लेना, ताकि आगे जाकर के आप लोगों को कोई भी इश्यूज क्रिएट ना हो। नेक्स्ट, अगर आपकी कोई भी इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट है, आरडी है या टीडीएस का रिफंड है, वो आप लोग दिखा देना। ध्यान रखिएगा सिर्फ यहाँ पे टीडीएस का जो रिफंड है उसके ऊपर भी आप लोगों को इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है। आपका टीडीएस का रिफंड था 10,000 रुपीज, लेकिन आपको रिसीव हुए 11,500 रुपए। ठीक है, रिफंड आपका आना था 10,000, लेकिन आया कितना, 11,500। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इन दोनों का गैप है 1,500 रुपीज आप लोगों के लिए क्या होगा, इंटरेस्ट। ये 1,500 का आप लोगों को इंटरेस्ट रिसीव हुआ होगा। ठीक है, तो ये 1,500 रुपए आपने इंटरेस्ट ऑन टीडीएस रिफंड के शो करने हैं, कहाँ पे, अदर सोर्सेज के अंदर। आपने कोई भी अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम नहीं करनी, सबकी सब रिपोर्टिंग करनी है आपने इनकम्स की। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये हमारा ऑलरेडी हो गया जीएसटी और आईटीआर टर्नओवर का मिसमैच। नॉन वैलिडेटिंग ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट पहले से ही वैलिडेट कर लेना, क्योंकि अगर हम आईटीआर फाइल कर देते हैं, आईटीआर प्रोसेस हो गई, सब कुछ अच्छे से हो गया, लेकिन जब रिफंड हमारा क्रेडिट हुआ तो हमारे पास एक मैसेज रिफ्लेक्ट हो गया कि आपका वैलिडेट नहीं था बैंक अकाउंट, इसलिए रिफंड आपका रिसीव नहीं हो पाया। तो जब आप आईटीआर फाइल कर रहे हो, फाइल करने से पहले ही आप लोग अपना बैंक अकाउंट जो है उसको वैलिडेट कर लेना याद से। ठीक है, प्री वैलिडेशन जो बैंक अकाउंट है उसी में ही आपने सिलेक्ट करना है, वहीं पे ही आपका जो टीडीएस का रिफंड है उसको उसमें वही बैंक सिलेक्ट करना जो आपका बैंक ऑलरेडी प्री वैलिडेटेड हो आईटीआर फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपके कोई भी क्रिप्टो की ट्रांजेक्शन्स हैं, क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप लोग डील कर रहे हो, लेकिन क्रिप्टो करेंसी जो है कई लोग नहीं दिखाते हैं अपने आईटीआर के टाइम पर। पिछले साल बहुत सारी आईटीआर ऐसी थी जो हमारे पास आई थी और उन लोगों ने क्या कर रखा था, अपनी क्रिप्टो करेंसी की जो इनकम थी उसको शो ही नहीं किया था। खुद से उन लोगों ने घर पे आईटीआर फाइल कर ली, लेकिन क्रिप्टो करेंसी की इनकम को शो नहीं किया, सीधा फॉर्म 16 उठाया और उसको फाइल कर दिया। ऐसी गलती मत करना। क्रिप्टो ट्रांजेक्शन्स जो है उनको कंसीडर कर लेना। आईटीसी जो टीडीएस जो इसका डिडक्ट होगा वो होगा सेक्शन 194S में, यानी आपको 26 ईयर्स में कोई भी टीडीएस डिडक्ट हुआ दिख रहा है 194S के अकॉर्डिंग, तो ध्यान रखना है क्रिप्टो करेंसी का टीडीएस है, तो क्रिप्टो की ट्रांजेक्शन्स को जरूर कंसीडर कर लेना आईटीआर फाइलिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर आपकी आईटीआर 1 फाइल हो रही है, आप लोग सैलरीड हैं, ठीक है, सैलरी पर्सन हो और आपको कुछ भी पिछली जो सैलरी है वो रिसीव हुई, कुछ भी पेंडिंग सैलरी आपको रिसीव हो रही है, तो सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि अगर आप लोगों को कोई भी एरियर रिसीव हो रहे हैं सैलरी से रिलेटेड, तो आपको उन एरियर्स के ऊपर, एरियर्स के लिए फॉर्म 10E फाइल करना मैंडेटरी है। देखिए, अगर आप लोग पिछले साल की इनकम आपको इस साल में रिसीव हुई तो कुछ ना कुछ टैक्स बेनिफिट तो मिलना चाहिए ना, तो वो जो टैक्स बेनिफिट है उसके लिए आपको 10E फॉर्म फाइल करना जरूरी है, तो 10E फाइल फॉर्म कर लेना। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं, 10IEA फाइल करना है। ये कब फाइल करना है, देखिए फिलहाल आपके पास क्या है,
सभी की जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है वो है न्यू टैक्स रिजीम। अगर आप लोगों को न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम पे जाना है, ध्यान रखिए, न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम पे जाना है तो आप लोगों को 10IEA फॉर्म फाइल करना मैंडेटरी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने ये फॉर्म फाइल नहीं किया तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं जा पाएंगे, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न किस में जाएगी, न्यू टैक्स रिजीम में ही जाएगी। नेक्स्ट, अगर आप सेक्शन 139 के 6th और 7th प्रोवाइजो के तहत अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो, मैम 6th और 7th प्रोवाइजो कौन सा होता है? देखिए, अगर सेक्शन 139 6th और 7th प्रोवाइजो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है तो रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है, चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो। उसमें कौन कौन सी चीजें आपको दी हुई है? अगर आपके 1 करोड़ से ज्यादा के बैंक डिपॉजिट है, 2 लाख से ज्यादा आपने खर्चा किया फॉरेन ट्रैवल के ऊपर, या 1 लाख से प्लस आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, 50 लाख से ज्यादा सेविंग अकाउंट के अंदर जमा हो गए, 60 लाख से ज्यादा आपकी टर्नओवर है, 25,000 जो है वो आपका एफडी वगैरह के ऊपर जो है टीडीएस डिडक्ट हुआ है, या फिर सीनियर सिटीजन के लिए कितनी लिमिट रखी गई है, 50,000 की, आपके पास कोई भी फॉरेन एसेट्स है, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन आपके पास पूरी होती है, मैं सभी कंडीशंस की बात नहीं कर रही हूँ, इनमें से कोई भी कंडीशन अगर आपके केस में एप्लीकेबल है तो आप सेक्शन 139 के 6th और 7th प्रोवाइजो में आ जाते हो। यहाँ पे 6th और 7th प्रोवाइजो के लिए आपसे पूछेगा कि क्या आप उसके तहत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो, क्या आप उस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हो, आपके पास येस और नो का ऑप्शन आएगा। इनमें से कोई भी इम्प्लीकेबिलिटी आपके पास आती है तो आपने येस पे क्लिक कर देना है, नहीं आती है तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कई लोग नहीं बनाते हैं। देखिए, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने जरूरी है। अगर आप अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हो, आपकी बिजनेस की इनकम है, तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स जरूर बना लेना। अगर आप फ्रीलांसर हो, ट्रेडर हो, ठीक है, फ्रीलांसर हो और ट्रेडर हो, तो रूल 6F आपको क्या बोलता है कि आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप लोग अपनी इनकम 44 एडी, एडीए या फिर एई के अंदर शो कर रहे हो, प्रिजम्पटिव इनकम का अगर आप लोगों ने ऑप्शन ली है, तो वहां पे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने जरूरी नहीं है, अदरवाइज आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इग्नोरिंग आईटीआर इंटीमेशन। देखो, जब आपने आईटीआर फाइल कर दी तो सेक्शन 143(1) का इंटीमेशन आप लोगों के पास आता है, लोग क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, खोल करके भी नहीं देखते। जब भी आप रिटर्न फाइल करें, 143(1) का इंटीमेशन खोल करके देखें कि क्या उसके अंदर कोई ऐसा मिसमैच तो नहीं है, कोई डिसअलाउड इनकम तो नहीं है, डिमांड और रिफंड की डिटेल्स जो है वो प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही, जो आपने इनकम्स वहां पे शो की थी, जो एक्सपेंडिचर्स आपने क्लेम की थी, क्या वो सभी एक्सेप्ट हुए या नहीं हुए। तो आपको 143 के 1 के इंटीमेशन को प्रॉपरली एक बार गो थ्रू कर लेना है जब वो जनरेट होगा तो। नेक्स्ट, नॉट रिव्यूइंग फाइल रिटर्न। देखो, जब भी आप फाइल करोगे रिटर्न तो सभी डिडक्शंस वगैरह, जो भी पैन है, इनकम है, बैंक अकाउंट है, सब एक बार गो थ्रू कर लेना, उसके बाद अपनी जो है रिटर्न फाइल करना। ध्यान रखिएगा, कोई भी एरर ऐसी नहीं रहनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आपकी जो इनकम थी, आपकी प्रोफेशनल इनकम थी और आपने प्रोफेशनल इनकम को उठा करके 44 एडी के अंदर डाल दिया। तो जितनी भी इनकम्स हैं उनको बहुत केयरफुली डालेगा। प्रोफेशनल इनकम 44 एडी में जाती है, एडी में नहीं जाती। तो जितनी भी जो आपने रिटर्न बनाई उसको एक बार प्रीव्यू को अच्छे से दोबारा रिकंसीडर जरूर कर लेना। सपोर्टिव डॉक्यूमेंट आप लोगों को मेंटेन करने बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने एचआरए क्लेम कर लिया, हाउस रेंट अलाउंस आप लोगों ने क्लेम कर लिया, तो आपके पास रेंट की रिसिप्ट्स होनी चाहिए। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट्स की है, डोनेशन की है, डिडक्शंस अगर आपने किसी भी चीज की ली है, तो 8 साल तक आपको इनके प्रूफ अपने पास रखने जरूरी है। 8 साल से पहले आप किसी भी प्रूफ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। एडवांस टैक्स आप लोगों को पे कर देना चाहिए। देखिए, अगर आप लोग एडवांस टैक्स पे कर देते हो तो बहुत अच्छी बात है। टीडीएस अगर आपका जो टैक्स है, टैक्स बन रहा है फॉर एग्जांपल 1,20,000 और टीडीएस ऑलरेडी 1,35,000 आप लोगों का डिडक्ट हुआ है, ठीक है, तो इस केस में तो आपको एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। बट इन केस आपके ने 1,20,000 पे करना है और एडवांस टैक्स सिर्फ और सिर्फ 35,000 का जो है वो डिपॉजिट है, तो अगर डिडक्शन सिर्फ 35,000 की है, पे करना था 1,20,000, तो ध्यान रखिएगा एडवांस टैक्स जरूर पे कर देना। नहीं पे किया होगा तो आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा 234 और 234C का, ये आप लोगों को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। नॉन लिंकिंग ऑफ पैन आधार, ध्यान रखिएगा, अभी अगर पैन आधार लिंक नहीं है तो आपकी आईटीआर फाइल नहीं होगी। सबसे पहले पैन आधार को लिंक करना जरूरी है। अगर आपकी इनकम एक से ज्यादा इंप्लॉयर से आ रही है, एक से ज्यादा इंप्लॉयर से आप लोग सैलरी ले रहे हो, तो आपको अपने दोनों इंप्लॉयर्स की डिटेल देनी जरूरी है, दोनों इंप्लॉयर्स की इनकम दिखानी जरूरी है।
अंडर रिपोर्टिंग मत करना, अदरवाइज आपकी जो रिटर्न है रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगी। कई बार लोग क्या करते हैं, जिनकी बिजनेस इनकम होती है, उनके लिए मैं खासकर बात कर रही हूँ। बिजनेस इनकम वाले क्या करते हैं, वो कहते हैं जी जब भी कंसल्टेंट के पास जाएंगे या खुद से भी कंसीडर करेंगे, वो लोग अपने करंट अकाउंट को तो कंसीडर कर लेते हैं। मैं प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात कर रही हूँ सर यहाँ पे, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म की बात नहीं कर रही, मैं कंपनी की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ प्रोप्राइटरशिप की। प्रोप्राइटरशिप के केस में लोग क्या, मेरे पास भी आकर के कई बार क्लाइंट बोलता है कि मैम करंट अकाउंट हमारा ये रहा, करंट अकाउंट ले लो, आपको सेविंग का करना ही क्या है। नहीं, आपको प्रोप्राइटरशिप जो फर्म है जहां पे एक सिंगल इंडिविजुअल काम कर रहा है, आपको उसका सेविंग अकाउंट भी कंसीडर करना है, और जितने भी उसके करंट अकाउंट्स है सबके अंदर ट्रांजेक्शन्स चेक कर लेना, और उसके बेस पे आप रिटर्न फाइल कीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट, जो भी वैलिडेटेड एक्टिव अकाउंट्स हैं उसी को ही आप प्री वैलिडेट करके उसी में ही रिफंड मंगवाना। नेक्स्ट, नॉट रिपोर्टिंग एग्जाम्ड इनकम। एग्जाम्ड इनकम बहुत से लोग रिपोर्टिंग नहीं करते और बाद में इसके नोटिस झेलते हैं। मैम एग्जाम्ड ही है जब इनकम, उसके ऊपर टैक्स ही नहीं लगेगा तो मुझे दिखाने की क्या जरूरत है। देखो एग्जाम्ड है, मैंने आपकी बात मान ली, मैं आपके पॉइंट के साथ बिल्कुल एग्री हूं कि आपकी जो इनकम थी वो एग्जाम्ड थी, जैसे कि आपके पास पीपीएफ, एलआईसी मैच्योरिटी आई, एग्रीकल्चरल इनकम आई, ये सब इनकम आपकी एग्जाम्ड है। बट क्या हुआ, आपकी एलआईसी की मैच्योरिटी आई थी या फिर आपका जो प्रोविडेंट फंड है उसकी अमाउंट आई थी 20 लाख रुपए। कितनी आई थी? 20 लाख रुपीज आपकी अमाउंट आई। अब ये 20 लाख वैसे तो एग्जाम्ड थी, लेकिन आपने अपनी आईटीआर में नहीं दिखाए। आपकी आईटीआर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनकम दिखा रही है कितने की, 8,70,000 की, ठीक है। जबकि आपकी इनकम कितनी थी? 20 लाख प्लस में 8,70,000, कितने की थी? 28,70,000। आपका बैंक अकाउंट क्या शो कर रहा है? बैंक अकाउंट तो ये शो कर रहा है जी मेरे पास इतनी इनकम आई। बैंक अकाउंट यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि इतनी इनकम हमारे पास आई, जबकि आईटीआर क्या शो कर रही है कि ये वाली इनकम हमारे पास आई। अब यहाँ पे मिसमैच हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, दोनों के अंदर मिसमैच हो गया। ये मिसमैच जैसे ही एआई ट्रेस करेगा वो क्या कर देगा, डिपार्टमेंट के पास इस इश्यूज को भेजेगा, और ये डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपके पास इनकम टैक्स नोटिस भेज देगा। क्या भेजेगा कि आपने अपनी जो इनकम है वो अंडर एस्टिमेट करके बताई है, आपने अपनी इनकम को अंडर रिपोर्टिंग की है। आपकी एक्चुअल में इनकम ये थी लेकिन आपने इनकम ये शो की है। फिर आप नोटिस के जवाब देते रहना कि ये तो मेरी एग्जाम्प्ट इनकम थी, ये तो मेरी पीपीएफ की इनकम थी, ये मेरी एलआईसी की इनकम थी। तो अगर कल को इन नोटिस से बचना चाहते हो तो आज ही प्रॉपर रिपोर्टिंग दे दो ना, जितनी भी एग्जाम्प्ट इनकम है उनको दिखाओ अपने वहां आईटीआर के अंदर। आप उस जब टैक्स ही नहीं लगना तो उस पैसे को छुपाने का फायदा क्या है? आप उस पैसे को प्रॉपरली रिपोर्ट करो अपनी आईटीआर के अंदर। क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में ये क्या कह रहा है, अगर 2 या 2 से ज्यादा हाउसेज है एज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो ध्यान रखिएगा अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा हाउसेज हैं और उनको आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड दिया हुआ है तो उनको डीम्ड टू बी लेट आउट माना जाएगा। यानी हम मान के चलेंगे कि आपको नोशनल रेंट रिसीव हो रहा है। मैम ये तो गलत बात है, ये तो मतलब सरकार नाजायज फायदा उठा रही है। देखो जो भी है, एक्ट क्या बोलते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा हाउसेज अगर आपके पास है तो हम ये मान के चलेंगे कि एक हाउस तो आप यूज कर रहे हो, जो बाकी के हाउसेज है उसको हम डीम्ड टू बी लेट आउट मान के चलेंगे, यानी हम मान करके चलेंगे कि आपने उसको किराए पे दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको फॉरेन एसेट्स का पीछे भी बता दिया, अभी ऊपर हमने डिस्कशन की थी। आपकी जितनी भी फॉरेन बैंक अकाउंट्स हैं, आपके क्रिप्टो वॉलेट्स हैं, वो आपको शो करने जरूरी है अपने आईटीआर के अंदर, ठीक है। अदरवाइज ब्लैक मनी एक्ट आप लोगों के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, फॉरेन की कोई भी इनकम आप लोग हाइड नहीं करेंगे। नेक्स्ट, नॉट क्लबिंग स्पाउसेज। अगर आपकी जो स्पाउस है, स्पाउस के नाम पे अपने कोई भी इनकम ट्रांसफर कर देगी, ठीक है, ये तो मैं स्पाउस के नाम पे ट्रांसफर कर रहा हूँ, स्पाउस जो है इसके ऊपर अलग बेसिक एग्जाम्पशन ले लेगी, मैं अलग बेसिक एग्जाम्पशन ले लूंगा, ऐसा कुछ मत करना। माइनर चाइल्ड है, माइनर चाइल्ड की कोई इनकम आ रही है तो वो आपकी इनकम के अंदर क्लब हो रही है, तो क्लबिंग के प्रोविजन जरूर ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि माइनर चाइल्ड की कोई इनकम आ रही है और आप उसको कंसीडर नहीं कर रहे, आपको उसको अपनी आईटीआर के अंदर जरूर कंसीडर करना है, ध्यान रखिएगा इस बात को। एचआरए अगर आप क्लेम कर रहे थे अभी तक बिना रेंट एग्रीमेंट के, बिना किसी प्रूफ के, तो वो अब बंद कर देना, क्योंकि अब अगर आप एचआरए क्लेम करते हैं तो आपको लैंडलॉर्ड का पैन देना जरूरी है। जिस लैंडलॉर्ड से आपने इनकम रिसीव की है उस लैंडलॉर्ड को
इस लैंडलॉर्ड का परमानेंट अकाउंट नंबर देना जरूरी हो गया है। अगर आप परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं देंगे तो आप उसका जो एचआरए है वो क्लेम नहीं कर पाओगे। तो झूठा एचआरए, झूठी डिडक्शन कोई मत डालना। हाँ, अगर रेंट आपका 1 लाख से कम है तो आपको पैन देना मैंडेटरी नहीं है, अदरवाइज आपको लैंडलॉर्ड का पैन देना जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट, कई बार क्या होता था कि लोग आईटीआर फाइल तो कर देते थे लेकिन वेरीफाई नहीं करते थे 30 डेज के अंदर। जितनी भी आप आईटीआर फाइल कर रहे हो ध्यान रखिए उसको 30 डेज के अंदर वेरिफिकेशन करना जरूरी है। अगर आपने वेरिफिकेशन नहीं की है तो वो आईटीआर जो है इनवैलिड हो जाएगी, वो आईटीआर फाइल्ड ही नहीं मानी जाएगी आप लोगों की। लास्ट डेट पे बहुत ज्यादा मैंने देखा है ऐसा कि कई कंसल्टेंट्स या कई लोग खुद से भी आईटीआर फाइल कर देते हैं, पोर्टल चल नहीं रहा है जी, बाद में वेरीफाई कर देंगे। वो बाद में वेरीफाई करने के चक्कर में कई बार रह जाती है, तो ऐसा मत करना, वेरिफिकेशन जरूर कर लेना। अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ठीक है, इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट जरूर ले आना, चाहे वो आपका एजुकेशनल लोन है या फिर आपके अदर लोन है जिनका इंटरेस्ट आपको अलाउड है। तो आपने क्या करना है, ईएमआई की स्लिप के साथ एक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी ले लेना बैंक से कि इतना इंटरेस्ट हमने आप लोगों को पे किया है। अगर कोई भी रिटर्न के अंदर एरर आ जाती है, ठीक है, आप रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर चुके हो लेकिन रिटर्न के अंदर कोई एरर रह गई तो आप रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। 31 दिसंबर तक आपकी रिटर्न जो है वो रिवाइज होती है, आप रिटर्न को रिवाइज जरूर कर लेना। अगर आपका बिजनेस स्मॉल है या फिर फ्रीलांसर का आप काम कर रहे हो, लीगल कंप्लायंसेस में ज्यादा आप नहीं पढ़ना चाहते, छोटा मोटा सा ही बिजनेस है, तो ध्यान रखिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के तहत आप लोग अपनी रिटर्न फाइल कर लेना। कोई लीगल कंप्लायंसेस इसमें ज्यादा नहीं होते, इसके अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन नहीं करनी होती। सीधा सीधा क्या होता है कि अगर जितना पैसा आपको बैंक में मिला उसका 6% प्रॉफिट, जितना आपको कैश में पैसा मिला उसका 8% प्रॉफिट शो करना जरूरी है इन केस ऑफ 44AD। 44AD होता है प्रोफेशनल के लिए, यहाँ आप अपना 50% प्रॉफिट डिक्लेयर कीजिए एंड छुट्टी, आपको कोई भी लीगल कंप्लायंसेस ज्यादा पूरे नहीं करने हैं। क्लियर। सेकेंडली मैं यहाँ पे देखिए कोई भी आप अनवेरिफाइड टैक्स फाइलिंग एप्स के ऊपर मत जाइए। ठीक है, अगर आपको एक्यूरेट टैक्स फाइलिंग करवानी है तो किसी भी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म को उठा लीजिए, अपने किसी टैक्स कंसल्टेंट से डील कीजिए। वैसे तो मैं आपको कहूंगी कि आप अपने किसी टैक्स कंसल्टेंट के पास ही जाइए। रीजन बीइंग, अगर आपका डाटा जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो खुद से आप उसको देखो प्रोफेशनल बन के फाइल करने की कोशिश मत करना, क्योंकि आप लोग गलती कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रस्टेड अपने किसी टैक्स कंसल्टेंट से ही आप लोग राय लीजिएगा। अगर आपने कोई ओल्ड मेल आईडी या फोन नंबर वहां पे दिया हुआ है तो उसे हटवा देना। जो मेल आईडी और फोन नंबर आप यूज करते हैं वही मेल और फोन नंबर आप दीजिएगा, ताकि उसके ऊपर आपके पास 143(1) का इंटीमेशन आ सके या अदर कोई भी डेटा है तो वो आप लोगों के पास पहुंच सके। तो अपने कॉन्टेक्ट जरूर चेक कर लेना कि जो आईटीआर आप फाइल करवा रहे हो उसमें प्रॉपर अभी जो आप कॉन्टेक्ट यूज कर रहे हो वही है या पुराने वाले कॉन्टेक्ट अभी तक चल रहे हैं। अगर एग्रीकल्चरल इनकम की मैं बात करूं, एग्रीकल्चरल इनकम आपकी 5,000 से ज्यादा है, 5,000 तक की एग्रीकल्चरल इनकम है, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट 5,000 से ज्यादा की अगर एग्रीकल्चरल इनकम है तो आपको विदाउट डिटेल्स ऐसी कोई इनकम नहीं डालनी है। एग्रीकल्चरल इनकम की कंप्लीट डिटेल देनी है कि कौन सी क्रॉप थी, कितना लैंड एरिया था, क्या इरिगेशन डिटेल्स थी। ऐसा नहीं है कि 70 लाख उठाए और डाल दिया एग्रीकल्चरल इनकम में, नहीं। आपके पास अगर जितनी एग्रीकल्चरल इनकम है उतनी लैंड भी होनी चाहिए, या उतनी लैंड आपने लीज पे ली हो, आपने कितना माल बेचा, कितनी क्रॉप्स बेची, किस एरिया में कितनी जो क्रॉप है वो आपने उगाई थी, इरिगेशन डिटेल्स यानी इरिगेशन फैसिलिटीज, क्या आप बारिश के ऊपर ही निर्भर थे या वहां पे कोई इरिगेशन की फैसिलिटीज भी आपके ऊपर है। ध्यान रखिएगा एग्जम्प्ट इनकम पे सबसे ज्यादा नजर है गवर्नमेंट की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सबसे ज्यादा नजर ही एग्जम्प्ट इनकम्स पे, क्योंकि एग्जम्प्ट इनकम्स के थ्रू लोग घुमा जाते हैं टैक्स को। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों ने जरूर मेंटेन करके रखनी है। टीडीएस नॉट रिफ्लेक्टिंग ड्यू टू पैन एरर्स, पैन एरर्स की वजह से टीडीएस जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है 26 ईयर्स में। तो जिसने टीडीएस डिडक्ट किया था ना उससे जाके मिलना, उससे बात करो, कॉल करो उसको कि वो आपका जो टीडीएस है वो प्रॉपर तरीके से जमा करवाए। मल्टीपल आईटीआर अगर जा रही है एक ही पैन के ऊपर, देखो सिर्फ एक वैलिड रिटर्न अलाउड है, डुप्लीकेट रिटर्न वैसे तो जाती नहीं है, बट अगर टेक्निकली कोई इशू है तो ध्यान रखिएगा उस इशू को सॉल्व करवा लेना। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस की अगर मैं बात करूं, अगर आप खुद से रिटर्न फाइल कर रहे हो तो ध्यान रखो
पिछले साल अगर कोई भी लॉस हुए थे, चाहे वो बिजनेस के लॉस थे या फिर वो ट्रेडिंग के लॉस थे, तो वो लॉस आपको कैरी फॉरवर्ड करने जरूरी है, ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड वो नहीं होंगे। अगर आपने पिछले साल के लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं किए, पिछले साल के लॉस अगर आपने इस साल कैरी फॉरवर्ड नहीं किए, तो उनको आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, ये आपको खुद से कैरी फॉरवर्ड करने पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि आपको टैक्स रिजीम प्रॉपरली सिलेक्ट करनी है। एसेट लाइबिलिटी शेड्यूल आपको देना जरूरी है। देखिए, अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो एसेट लाइबिलिटी शेड्यूल देना आप लोगों के लिए कंपलसरी है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हो किसी भी हाल में। मैम मेरी तो सैलरीड इनकम है, मैं तो सैलरी लेता हूँ, तो क्या मुझे भी एसेट लाइबिलिटी शेड्यूल का जो डिटेल है वो देना जरूरी है? जी हाँ, अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, सैलरी अगर आपकी 50 लाख से ज्यादा है, तो आपको भी एसेट लाइबिलिटी शेड्यूल की डिटेल देनी मैंडेटरी है। और ध्यान रखिएगा, उस केस में आपकी ITR 1 नहीं जाएगी, आपकी ITR 2 जाएगी इस केस में। ठीक है, अगर आप लोगों की एसेट लाइबिलिटी शेड्यूल दिखा रहा है, एसेट लाइबिलिटी सॉरी, अगर आपकी 50 लाख से ज्यादा इनकम है तो आपको एसेट लाइबिलिटी शेड्यूल फाइल करना यहाँ पे मैंडेटरी है, चाहे आपकी सैलरी की इनकम ही क्यों ना हो। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपको डेप्रिसिएशन जो आप क्लेम कर रहे हो, तो डेप्रिसिएशन के अंदर जितने भी रेट्स आप लोगों ने लगाए हैं वो करेक्टली रेट लगाना। और ध्यान रखिएगा 44 AD में भी अब एक शेड्यूल आ गया है, वो एज एन एक्सपेंस माइनस तो नहीं होगा, लेकिन आपको 44 AD की डेप्रिसिएशन की डिटेल भी देनी है कि वहां पे डेप्रिसिएशन मेरा इतना इतना लग रहा है, ताकि अगले साल WDV जो है वो ओपनिंग बैलेंस के अंदर चली जाए आप लोगों की। जितना भी कैपिटल गेन हुआ है, चाहे वो शेयर्स के ऊपर हुआ हो, म्यूचुअल फंड्स पे या प्रॉपर्टी पे, प्रॉपरली आपको डिटेल देनी है। सेक्शन 54 के अंदर जो भी एग्जम्पशंस मिल रही हैं वो एग्जम्पशन आप क्लेम कर लेना एज पर एप्लीकेबिलिटी की आपके ऊपर कौन सी एग्जम्पशन जो है 54 EC/F 54 सेक्शन कौन सी आपके पास एग्जम्पशन जो है आप लोगों को अवेल आप कर सकते हो, क्यों आपने जो भी चीज बेची है उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। बट आपको सारी की सारी जो रिपोर्टिंग है वो करनी जरूरी है, कैपिटल गेन्स की इनकम को इग्नोर मत कीजिएगा। फेक डोनेशन वैसे तो मैंने ऊपर आप लोगों को बता दिया था, लेकिन अगर फिर भी आप डोनेशन दे रहे हो तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि 2000 से ऊपर की डोनेशन पहली बात तो कैश के अंदर अलाउड नहीं होती। ठीक है, आप किसी भी NGO को तो 2000 से ज्यादा का कैश दे नहीं सकते। और सेकेंडली अब तो फेक डिडक्शन का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि 80G के अंदर जितनी भी डिडक्शंस आप लोग दिखा रहे हो वो डिडक्शंस आपको बतानी है कि किस पैन वाले असेसी को आपने दी है, बैंक से दी है या कैश से दी है, कब आपने दी है, रिसिप्ट नंबर भी आपको बताना है। तो बहुत सारी डिटेल्स मांगी गई है, इतनी डिटेल्स है कि अगर आप कुछ भी इसमें मिसमैच दिखाते हो तो कल को आप लोगों को नोटिस आना कंफर्म है। तो झूठी डिडक्शंस को तो इग्नोर ही कर दो। साथ में AIS TIS 26CS GST इन सब को रिकंसाइल कर लेना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिकंसाइल कर लेना, तब जाकर के अपनी रिटर्न फाइल करना। फिर भी अगर कोई क्वेश्चनिंग है, कोई डाउट्स है, कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।